हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मिस्टर डाउट्स इंग्लिश क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम अपने पिछले वाले क्लास को कंटिन्यू करते हुए बेसिक इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक चीज़ जिसे हम बचपन से सीखते आए हैं। और अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है या इंग्लिश की नॉलेज है भी तो आप छोटे छोटे चीज़ों में गड़बड़ी कर देते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि इसमें आपको एकदम बेसिक चीज़ जो 1-2 क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है या स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, वो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। यूज़ ऑफ इज़ आर एम। ये टॉपिक इतना ज़्यादा बेसिक है कि अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि इज़ आर एम का यूज़ कहाँ करना है, वाज वेयर का यूज़ कहाँ करना है, इज़ आर एम का यूज़ और वाज वर का यूज़ कहाँ करना है, अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप इंग्लिश सीखने में दिक्कत करेगी, परेशानी आएगी आपको। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहला सीढ़ी है इंग्लिश सीखने का ये वही है। अगर मैं इंग्लिश एज अ लैंग्वेज की बात करूँ, इंग्लिश को स्पोकन के रूप में आप यूज़ कर रहे हो तब भी, इंग्लिश को अगर आप स्पोकन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तब भी, अगर आप अपने इंग्लिश को स्पोकन के लिए यूज़ कर रहे हैं तब भी, अगर आप अपने इंग्लिश को ग्रामर के लिए यूज़ कर रहे हैं तब भी, अगर आप इस इंग्लिश को अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब भी, या इंग्लिश को आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सीख रहे हैं तब भी, इन चारों केसेस में आपको सबसे बेसिक जो चीज़ जानना होगा वो है यूज़ ऑफ इज़, आर, एम और वाज और वर। ये आपको जानना ही चाहिए। इसमें आपके, अगर आपके मन में इससे रिलेटेड इन पांचों शब्दों से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में लास्ट तक बने रहिए और आपके मन में जो भी इससे रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो आपको वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम सीखते हैं यूज़ ऑफ इज़, आर, एम। ठीक है जी, देखिए थोड़ा मैं एक बार इसको मिटा दूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूज़ ऑफ इज़, आर, एम में हम ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ, अभी हम ट्रांसलेशन प्लस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इज़, आर, एम। देखिए, हिंदी में इज़, आर, एम का यूज़ किस तरीके के ट्रांसलेशन होगा, तो कहाँ इज़ का यूज़ करेंगे, कहाँ आर का यूज़ करेंगे, कहाँ एम का यूज़ करेंगे, कहाँ वाज का यूज़ करेंगे और कहाँ वर का यूज़ करेंगे, ये आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो अभी मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में, और थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ, ठीक है जी, लिखा हुआ है मैंने, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में हूँ लगा हुआ हो, हूँ, है, हो, है इत्यादि लगा हुआ हो, तो उस सेंटेंस का जब भी आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि सब्जेक्ट के अनुसार इज़, आर, एम का यूज़ होगा। यानी जैसा सब्जेक्ट होगा उसका ट्रांसलेशन बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार कभी इज़ का यूज़ होगा, ठीक है जी, कभी इज़ का यूज़ होगा, कभी आर का यूज़ होगा, कभी एम का यूज़ होगा, दिए हुए सब्जेक्ट के अनुसार। कभी इज़ का यूज़ कर सकते हैं हम, कभी आर का यूज़ कर सकते हैं और कभी एम का यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ कि आपको क्या इसमें जानना है कि पहचान करना आना चाहिए। ये इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इज़, आर, एम का यूज़ कहाँ करना है, किस तरीके के सेंटेंस में करना है, इसके बारे में आपको किस तरीके के सेंटेंस में इज़, आर, एम का यूज़ होता है, इसकी आपको पहचान करनी है। और पहचान कैसे होगी? पहचान होगी कि अगर हिंदी में आपको मान लो हिंदी का कोई सेंटेंस है, उसके अंत में हूँ है लगा हुआ है लगा हुआ है, हु लगा हुआ है लगा हुआ है, ये चारों चीज़ अगर लगे हुए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में, जो चीज़ें अभी वर्तमान में चल रही है, अगर उनके वाक्यों में हूँ, है, हो, है इत्यादि लगा हुआ है, तो जब भी आप उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वहाँ पे आपको इज़, आर और एम का यूज़ करना होगा। कुछ एग्जांपल मैंने लिए हुए हैं, जरा इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देख लें। थोड़ा इसको मैं मिटा दूँ। देखिए, अच्छा, इसमें दो चीज़ें आपको समझनी होगी, यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिख रखा है कि जो सेंटेंस में
इज़ आर एम का जो यूज़ होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो सब्जेक्ट क्या है ये पहले पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो को देखें, वीडियो नंबर 2, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है। आप जाके पहले वीडियो नंबर 2 देख लें। उस वीडियो में मैंने सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताया है, वर्ब क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में बताया है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक बेसिक बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में दिया है। तो अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। फिलहाल मैं इस वीडियो के लिए थोड़ा सा फिर से एक ओवरव्यू देता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, मतलब करने वाला। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है, तो ये जो काम हो रहा है उस जिसके भी द्वारा हो रहा है, काम करने वाला व्यक्ति जो भी है, वो व्यक्ति जो है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी कि सेंटेंस में जब कोई काम हो रहा होगा तो जिसके द्वारा वो काम हो रहा होगा, वो काम करने वाला व्यक्ति उस सेंटेंस के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो अब सवाल है कि अगर सेंटेंस में कोई काम ना हो रहा हो तो अगर किसी सेंटेंस में काम ना हो रहा हो तो उस सेंटेंस में जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा हो, मीन्स जिसके बारे में चर्चा की जा रही हो या जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो, सेंटेंस में जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा हो, जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो या जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आपको सब्जेक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं कि कितने तरीके के हमारे पास सब्जेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इतने तरीके का सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये सारे सब्जेक्ट हैं। आई एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मैं। यू एक सब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है तुम लोग या तुम सब। वी भी एक सब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है हम लोग या हम सब। उसी तरीके से दे, ही, शी और इट। इतने तरीके के सब्जेक्ट का यूज़ आपको सीखना है कि कितने तरीके के सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मली। और इन तरीके जब इतने तरीके के सब्जेक्ट होंगे तो कभी किसी सब्जेक्ट के साथ इज़ का यूज़ होगा, कभी आर का यूज़ होगा और कभी एम का यूज़ होगा। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में कभी वाज का यूज़ होगा और कभी वर का यूज़ होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं कि किसके साथ इज़ आर। अभी फ़िलहाल मैं फोकस इज़ आर एम पे रख रहा हूँ। जब वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो वाज वर का भी यूज़ सीखेंगे। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास आई है तो आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से सब्जेक्ट के रूप में अगर ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम वहाँ पे इज़ का यूज़ करेंगे। सिंगुलर का नाउन का मतलब होता है एक वचन। एक वचन का मतलब होता है जहाँ पे एक वस्तु का बोध हो या जहाँ एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में बातचीत की जा रही हो तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। ठीक, उसी का उल्टा होता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि एक से अधिक। जब हम एक से अधिक के बारे में बात करें, जैसे हम एक के बारे में एक लड़का मैदान में खेल रहा है तो यहाँ लड़का क्या है? एक है, इसलिए सिंगुलर नाउन होगा। यहाँ पे जो बॉय होगा सिंगुलर नाउन, लड़का मतलब बॉय, ये जो बॉय होगा ये सिंगुलर नाउन होगा। लेकिन अगर मैं क्या कह दूँ कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लड़के हो जाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बॉयज़। ओके, और जब ये बॉयज़ होगा तो ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। क्लियर है? तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आप समझ चुके होंगे। चलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ, फिर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओके, तो आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम का, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे इज़ का। और अगर सब्जेक्ट के रूप में यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तब हम यूज़ करेंगे आर का। क्लियर है? अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इज़ का यूज़ किस तरीके के सब्जेक्ट में करना है, आर का यूज़ किस तरीके के सब्जेक्ट में करना है और एम का यूज़ किस तरीके के सब्जेक्ट में करना है। क्लियर है? ओके, सब्जेक्ट भी मैंने आपको दिखा दिया कितने तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन से एग्जाम्पल में कहाँ यूज़ कैसे होगा। जैसे तुम गरीब हो, हिंदी का सेंटेंस है तुम गरीब हो। ओके जी, तुम गरीब हो। तो मैंने आपको सबसे पहले ये चीज़ पकड़ना है कि इस सेंटेंस में इज़ आर एम का यूज़ होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, इस सेंटेंस में हमारे पास इज़ आर एम का यूज़ होगा या नहीं होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस सेंटेंस जो हिंदी वाक्य है वो इस हिंदी वाक्य का अंत कैसे हो रहा है। इस हिंदी वाक्य को देखिए, अब इसका अंत क्या है? हो।
इसका अंत देखिए क्या है, हूँ। उसी तरीके से नीचे कुछ मैंने वाक्य लिख रखे हैं, इसी तरीके से मैंने हिंदी कुछ वाक्य लिखे हैं। यहाँ भी सब्जेक्ट का अंत, सब्जेक्ट किस पे ख़त्म हो रहा है पे, यहाँ भी है पे, यहाँ भी है पे, यहाँ भी है पे। तो अगर सब्जेक्ट के अंत में है लगा हुआ है, हूँ, है, हो इत्यादि लगा हुआ है, तो जब हम उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वहाँ पे इज़ आर एम का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल में लिखा है तुम गरीब हो, यहाँ पे तुम गरीब हो में सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, बताइए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम का इंग्लिश क्या है, यू। ओके, और अभी मैंने ऊपर में बताया है कि यू के साथ क्या का यूज़ होगा। यहाँ देखिए मैंने क्या बताया है, यू के साथ, ये यू है हमारे पास, ये आपका यू है, और यू के साथ किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, आर का, इसलिए यू आर। और उसके बाद गरीब का इंग्लिश क्या होता है, पुअर। तुम गरीब हो का इंग्लिश हो गया पुअर, यू आर पुअर। ठीक उसी तरीके से अशोक दयालु है, उसी तरीके से अशोक दयालु है। अशोक इज सब्जेक्ट, यहाँ पर अशोक क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि दयालु यहाँ पर कोई काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, अशोक के बारे में बात हो रही है, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अशोक है। तो अशोक दयालु है, अशोक क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। और अशोक चूँकि एक नाम है, और नाम के साथ किस चीज़ का यूज़ होता है, ऊपर में मैंने क्या बताया हुआ है, यहाँ देखिए मैंने बताया है कि ही शी इट, कोई नेम, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ही शी इट, या कोई नाम जब होगा तो नाम के साथ किस चीज़ का यूज़ होगा, इज़ का यूज़ होगा। चूँकि अशोक एक नाम है इसलिए इसके साथ यूज़ हुआ है अशोक इज़। ओके, और दयालु का इंग्लिश होता है काइंड, अशोक इज़ काइंड। ठीक उसी तरीके से नेहा सुंदर है, नेहा क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, और नेहा एक नाम है इसलिए इसके साथ इज़ का यूज़ होगा, तो नेहा इज़। सुंदर का इंग्लिश होता है ब्यूटीफुल। यहाँ लास्ट एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, राम और श्याम। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में क्या हो गए, दो हो गए, दो मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नाउन है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, प्लूरल है। ओके, बहुवचन है, इसीलिए जब बहुवचन होगा यानी कि जब प्लूरल होगा तो वहाँ पे इज़ का यूज़ ना करके हम यूज़ क्या करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पे सेंटेंस में मैंने राम और लक्ष्मण भाई है का ट्रांसलेशन क्या बनाया है, राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स, राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स। ठीक है, तो ये पहला यूज़ हमने सीखा कि इज़ आर एम का यूज़ बेसिकली कैसे करते हैं। सबसे मेन चीज़ आपको पकड़ना है, जब भी आप ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि इज़ आर एम का जो यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, और वाक्य का अंत जो है, हिंदी जो वाक्य है उसका अंत है, वाक्य के अंत में हूँ, है, हो इत्यादि लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो आपको इज़ आर एम का यूज़ आँख बंद करके करना है। कुछ एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ठीक है, वह दुष्ट है, ठीक है जी, वह दुष्ट है, वह सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, तो वह का इंग्लिश हो गया ही। ओके, ही और ही या शी। देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं है, वह दुष्ट है, वह दुष्ट है में वह जो है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़का के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप लड़का मान के बनाएंगे तो ही हो जाएगा, और अगर लड़की मान के बनाएंगे तो शी हो जाएगा। तो ही या शी में इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। तो वह दुष्ट है ही या शी, और ही या शी दोनों के साथ क्या यूज़ होता है, इज़ का यूज़ होता है। तो ही या शी इज़ विकेड, वह दुष्ट है। वे लोग खिलाड़ी हैं, वे या वे लोग, मैंने बताया था वे और वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, और दे के साथ आर का यूज़ होता है, इसलिए वे लोग खिलाड़ी है का इंग्लिश हो जाएगा दे आर प्लेयर्स। ठीक है जी, तो ये पहला यूज़ था इज़ आर एम का। ठीक है, अब हम थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगर पहला पहचान क्या है, इज़ आर एम का यूज़ हम कहाँ करेंगे। अगर वाक्य के अंत में क्या क्या लगा हुआ था जी हमारे पास अब तक, क्या मैंने बताया कि अगर वाक्य के अंत में है लगा हुआ है, हूँ लगा हुआ है, हो लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, इज़ आर एम का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वाक्य के अंत में एक और नियम कहता है कि होता है लगा हुआ है, रहता हुआ लगा हुआ हो, लगता हुआ इत्यादि लगा हुआ हो, होता है, रहता है, लगता है, जैसे दूध उजला होता है, ठीक है, दूध आकाश नीला होता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में क्या होगा, अंत क्या होगा, होता है, रहता है और लगता है इत्यादि से अंत हुआ होगा इन सेंटेंसेस का। तो इन सेंटेंसेस में क्या होगा, इन सेंटेंसेस में क्या होता है,
वो किसी न किसी के स्वभाव का भाव उत्पन्न होता है, स्वभाव दिखता है। जैसे दूध उजला होता है तो दूध का स्वभाव क्या हुआ, उजला होना। आकाश नीला होता है, आकाश का स्वभाव क्या है, नीला होना। ठीक है, उसी तरीके से पत्ते हरे होते हैं, पत्ते का स्वभाव क्या है, हरा होना। तो अगर किसी वाक्य के अंत में ता तेती भी लगा हुआ है, अगर आपने कभी टेंस पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, अंत में ता तेती लगा हुआ होता है। लेकिन उससे उस सेंटेंस में से एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं एग्जाम्पल आप समझिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ओके, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इस वाक्य का अंत कैसे हो रहा है, ता तेती में हो रहा है। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में मेरा स्वभाव नहीं दर्शा रहा है। पढ़ाना मेरा काम है, एक मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस से उस जिसके बारे में बात की जा रहा है, यानी जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का, उस सब्जेक्ट का भाव समझ में आए, भाव दिखे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इज़ आर एम का भाव दिखाने के लिए वहाँ पे हम इज़ आर एम का ही यूज़ करेंगे। उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं मानेंगे। ठीक है, जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा तो मैं आपको समझाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। फिलहाल अभी मैं आपको बस बेसिक चीज़ दे रहा हूँ। तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं मानते हैं। क्लियर है? तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, हम बस सिंपली इज़ आर एम का ही यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, पत्ते हरे होते हैं, पत्ते हैं यहाँ पे, ध्यान आप देंगे यहाँ पे पत्ते है, पत्ता नहीं है। पत्ता एक होता है और पत्ते अनेक होते हैं, यानी कि प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज़ करेंगे, हम आर का यूज़ करेंगे। लीव का प्लूरल हो जाएगा लीव्स, आर हरे का ग्रीन, लीव्स आर ग्रीन। यहाँ सेकंड एग्जाम्पल में आप देखिए क्या है, पत्ता हरा होता है, एक पत्ते के बारे में बात की जा रही है सेकंड एग्जाम्पल में। तो पत्ते का इंग्लिश होगा लीफ, और लीफ एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है इज का। लीफ इज ग्रीन। दूध उजला होता है, दूध मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क के साथ हमने यूज़ किया है इज का। ठीक है जी, क्योंकि काउंटेबल यहाँ पे ऐसे हमने यूज़ किया है। अगला यूज़ कर रहे हैं, आकाश नीला होता है, आकाश के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, किया हमने स्काई। ओके, स्काई के साथ हमने यूज़ किया है इज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूज़ सीख लिया है कि इज़ आर एम का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट कैसा होगा तो किस तरीके से हम कहाँ यूज़ इसका और कहाँ आर का यूज़ करने वाले हैं। चलिए कुछ हम एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बच्चे नटखट होते हैं, बच्चों का स्वभाव क्या है, नटखट होना। यहाँ पे एक बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, इसलिए किड्स लगा दिया हमने, किड्स, या यहाँ पे हम चिल्ड्रन भी लिख सकते थे। ठीक है जी, किड्स या चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किड्स यूज़ किया है। बच्चे नटखट होते हैं, किड्स आर, किड्स चूँकि प्लूरल है इसलिए किड्स के साथ हमने लगाया आर, और नटखट का इंग्लिश हो गया हमारे पास नॉटी। सूर्य का स्वभाव क्या है, गर्म होना, तो यहाँ स्वभाव दर्शा रहा है, इसलिए सूर्य के साथ हमने यूज़ किया सन इज़ हॉट। चीनी मीठा लगता है, यहाँ देखिए लगता है आ गया। ठीक है, मैंने बताया था लगता है, रहता है या होता है, इसमें से कुछ भी लगा हुआ होगा, और उससे अगर स्वभाव उसका समझ में आ रहा हो, स्वभाव दिख रहा हो, तो वहाँ पे हम इज़ आर एम का यूज़ करेंगे। इसलिए हमने यूज़ किया शुगर इज़ स्वीट। ठीक है जी, तो ये थी हमारा इज़ आर एम का यूज़। थोड़ा हम देखो, इंग्लिश अगर वास्तव में आप सीखना चाहते हो ना तो आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उतने अच्छे तरीके से आप इंग्लिश को सीखेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कुछ भी चीज़ आप करो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपको उसका प्रैक्टिस करना ही है। ओके, चूँकि आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास, चूँकि आप यहाँ पे हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़, अगर वास्तव में आप कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे हो तो, और ऑनलाइन सीख रहे हो, तो आपके पास जब भी आप मैं अपनी क्लास के बारे में आपको बता रहा हूँ, जब भी आप पढ़ने आओ तो आप एक कॉपी और पेन हमेशा ज़रूर रखो। कॉपी पेन रखो, और जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे मुंह से निकल जाता होगा, जो हो सकता है जो मैं PDF आपको दूंगा उसमें ना हो, तो उन चीज़ों को आप नोट डाउन करें। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज कर करके देखें, रोक रोक के देखें, समझ के देखें, तब जाके आप एक बेटर इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए, ये तो थी हमारे पास बेसिक अभी कॉन्सेप्ट मैंने दिया आपको इज़ आर एम का यूज़। ठीक है, अब हम चलते हैं वॉज और वर की यूज़ के तरफ। वॉज और वर का जब हम यूज़ पढ़ रहे हैं
तो आप वॉज वर का जब हम यूज़ पढ़ रहे हैं और इसको अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें इज़ आर एम की यूज़ से, तो बिल्कुल दोनों सेम ही है। इज़ आर एम एक अलग कैटेगरी है, वॉज वर एक अलग कैटेगरी है। इस आर एम का जैसे जिस तरीके से आपने यूज़ सीखा, ठीक उसी तरीके से वॉज वर का भी यूज़ होता है। लेकिन बेसिक अंतर क्या है कि इस आर एम का यूज़ हमेशा प्रेजेंट को दिखाने के लिए यूज़ होता है, यानी कि वर्तमान को दिखाने के लिए। इस आर एम का यूज़ हमेशा वर्तमान को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि वॉज वर का यूज़ बीती हुई बातों को यानी कि भूतकाल को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। भूतकाल यानी कि बीती हुई बातें, यानी कि भूतकाल मतलब अगर आप कभी भी बीती हुई बातें, जो बात ख़त्म हो चुकी है, बीती हुई बात को बताने के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, वाज और वर का यूज़ करेंगे। और जो चीज़ अभी चल रही होगी, वर्तमान में अगर कोई चीज़ चल रही होगी, तब हम वहाँ यूज़ करेंगे इज़ आर एम का। सबसे बेसिक अंतर तो यही है, ठीक है। ओके, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको सही आना चाहिए। कुछ लोग इसको कहते हैं वाज, और इसको कुछ लोग कहते हैं वाज, और इसको कुछ लोग कहते हैं वेयर, जबकि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऊपर वाले का होता है वॉज। क्या होता है, वॉज। ओके, वॉज। और नीचे वाला एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, जो सही प्रोनाउंसिएशन है, वो होता है वर, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे वॉज, इसको हम पढ़ेंगे वॉज, और इसको पढ़ेंगे वर। वाज या वेयर नहीं पढ़ेंगे। और आपने पढ़ा है तो उस आदत को सुधार लीजिए। हम इसको पढ़ेंगे वॉज, इसको पढ़ेंगे वर। चलिए अब हम वॉज और वर का यूज़ सीखते हैं। ये वॉज और वर का एक्चुअल में यूज़ होता कहाँ है, ठीक है जी। चलिए देखिए, जिस तरीके से मैं आपको इज़ आर एम के यूज़ में बताया था कि वाक्य के अंत में है, हूँ लगा हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, इज़ आर एम का यूज़ करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ होगा, था, थी, थे, थे इत्यादि अगर लगा हुआ होगा, वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में अगर था, थी, थे इत्यादि लगा हुआ होगा, तब वहाँ पे हम सब्जेक्ट के अनुसार, फिर एक वर्ड आ जाता है सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का यूज़ करेंगे। सिंपल एग्जांपल से बढ़ते हैं। मैं गरीब था, मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए हमने लिखा आई, और आई के साथ यूज़ होता है वाज का, ठीक है। तो आई वॉज पुअर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे तुम उदास थे, यहाँ पे तुम क्या है, सब्जेक्ट है, तुम के लिए हमने लिखा यू, और यू के साथ यूज़ होता है वर का, तो यू वर सैड। ठीक उसी तरीके से हम लोग अनुपस्थित थे, हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया, वी, और वी के साथ यूज़ होता है वर का, और अनुपस्थित के लिए हमने लिख दिया अब्सेंट, वी वर अब्सेंट। ठीक उसी तरीके से वह खुश थी, वह क्या है, किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हो गया वह के लिए यहाँ पे शी, और ठीक खुश सी के साथ हमेशा यूज़ होगा वॉज का, और खुश के लिए हमने लिख दिया हैप्पी, शी वॉज हैप्पी। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज़ होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ होगा। देखिए, अगर आई, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज़ करेंगे, हम वॉज का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग यूज़ करेंगे वर का। आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि वॉज का यूज़ कौन कौन से सब्जेक्ट में होता है और वर का यूज़ कौन कौन से सब्जेक्ट में होता है। अगर मैं इसे इज़ आर एम के यूज़ से कंपेयर करूँ, तो जहाँ जहाँ पे, अगर मैं इसको इज़ आर एम के यूज़ से कंपेयर करूँ, तो जहाँ जहाँ पे इज़ और एम का यूज़ होता था, वहाँ पे वॉज का यूज़ होगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे आर का यूज़ होता था, वहाँ पे वर का यूज़ होगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया आपको। जहाँ हम आर का यूज़ करते थे, वहाँ वर का यूज़ करेंगे जब वो सेंटेंस पास्ट को दिखा रहा होगा, बीती हुई बातों को दिखा रहा होगा। अगर वर्तमान में कोई चीज़ दिखा रहा है, तो वहाँ पर हम आर का, जिस सेंटेंस में हम आर का यूज़ करते थे, अगर सेम सेंटेंस को हम पास्ट में कन्वर्ट कर दें, तो वहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे। जैसे मैं गरीब हूँ, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, मैं गरीब हूँ, और अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं गरीब था। तो मैं गरीब हूँ का क्या होगा, आई एम पुअर। ठीक उसी तरीके से
मैं गरीब था का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई वॉज पुअर। तो जहाँ पे एम का यूज़ हुआ है वहाँ पर क्या यूज़, यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, ज़्यादा वो क्लियर होगा। यहाँ पे जो मैंने एम का यूज़ किया है, यहाँ पे जो मैं एम का यूज़ कर रहा हूँ, तो एम के जगह पे पास्ट में क्या यूज़ होता है, वॉज। ठीक उस तरीके से आर के जैसे तुम लोग किसान हो, ठीक है, यू आर फार्मर्स। और अगर ये पास्ट में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, तुम लोग किसान थे, यू वर फार्मर्स। ओके, तो जहाँ पे आर का यूज़ प्रेजेंट में करते थे, वहीं ठीक उसी तरीके के सब्जेक्ट में पास्ट का अगर सेंटेंस होगा तो हम वहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। ठीक, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। वे लोग चोर थे, ठीक है, वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे। ठीक है जी, और दे के साथ, दे सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, दे के साथ क्या यूज़ हुआ है, वर का। तो दे वर चोर थे, बहुत सारे चोर के बारे में बात हो रही है, एक चोर के बारे में नहीं। वे लोग क्या है, प्लूरल है, तो थीफ होता है, और चूंकि बहुत सारे चोर इसलिए हो जाएगा थीप्स, THIVES, थीप्स, देवर थीप्स। मोहन और करीम छात्र थे, यहाँ दो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे मोहन एक सब्जेक्ट है और करीम एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो हम यहाँ प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। तो इसका इंग्लिश बनेगा मोहन एंड करीम, मोहन एंड करीम प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर। छात्र का इंग्लिश हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, मोहन एंड करीम वर स्टूडेंट्स। ठीक है, वह सोनार था, ठीक है जी, वह सोनार, वह क्या है, वह के लिए इंग्लिश हो जाएगा ही, और ही के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं ऊपर में मैंने बता रखा है, देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। वह के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ही के लिए क्या यूज़ करना है, वॉज। ठीक है, तो वह सोनार था, ही के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, वॉज। ही वॉज सोनार का होता है इंग्लिश गोल्ड स्मिथ। ठीक है, सोनार का इंग्लिश क्या होता है, गोल्ड स्मिथ, GOLD, गोल्ड स्मिथ, SMITH। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं मिटा दूँ। ठीक है, आगे वह मोची था, वह सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास ही के साथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग, वॉज। ही वॉज, मोची का इंग्लिश होता है कॉबलर, COBLER, ही वॉज कॉबलर, वह मोची था। वह सुंदर थी, यहाँ किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, शी सुंदर थी। सी वॉज, सी के साथ, ही और सी के साथ क्या यूज़ होता है, वॉज का, इसलिए हमने यूज़ किया शी वॉज सुंदर, ब्यूटीफुल, शी वॉज ब्यूटीफुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। वह हम लोग डॉक्टर थे, यहाँ हम लोग है प्लूरल, हम लोग के बारे में बात हो रही है, तो वी के साथ यूज़ क्या होता है, वर का, वी वर डॉक्टर्स। ओके, ठीक है, वे लोग खिलाड़ी थे, वे लोग के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारे पास, दे। और दे के साथ किसका यूज़ करते हैं हम लोग, वर का, दे वर। खिलाड़ी का क्या हो जाएगा, प्लेयर्स, दे वर प्लेयर्स। ठीक है, तो अब फिर से मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ, फिर से मैं आपको एक चीज़ याद दिला रहा हूँ कि अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं ना, तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है, कंटिन्यूटी, यानी कि आज जो आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको रोज़, अगर आप इंग्लिश पे एक घंटे का टाइम दे रहे हैं, जितना भी आपसे टाइम निकल पाए, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, आधा घंटा हो, जितना भी टाइम निकाल रहे हैं, तो मिनिमम कम से कम 1 घंटा निकालिए, 1 आवर पर डे आपको निकालना है। ओके, 1 आवर पर डे आपको निकालना, और कंटिन्यूटी बना कर रखनी है, यानी कि रोज़ पर डे आपको 1 घंटा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा तो फिर कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, 4 दिन के बाद पढ़े, तो ऐसे आप इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, जितने तरीके का सेंटेंस मैंने आपको इज़ारिम का यूज़ सिखाया है, वो कुछ सेंटेंस आपको अपने दिमाग से, अपने से बनाना है, अपने मन में कॉपी पे लिखना है और उसका इंग्लिश बनाना है। ठीक है, और आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करूँगा। ठीक है, तो आप कोई एक बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक खरीद लें। ठीक है, कोई एक बेसिक बुक खरीद लें ट्रांसलेशन की, और वहाँ से, उस बुक से जो
टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन हो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके इंग्लिश में निखार आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस आर और वॉज वर्क के यूज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको जस्ट सवाल का जवाब दूंगा, आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए। कीप लर्निंग। जय हिंद।